Hello everyone, welcome back to Studyverse. I hope you all are doing well. आज हम ड्यू सोल बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ के बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन है डिस्कस द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ प्राइड एंड प्रीजुडियस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैन ऑस्टन का नॉवल प्राइड एंड प्रीजुडियस इंग्लिश लिटरेचर का एक फेमस नॉवल है। इस नॉवल की ओपनिंग लाइन वर्ल्ड की सबसे फेमस ओपनिंग लाइन में से एक मानी जाती है। ओपनिंग लाइन है, इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सल एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। अब इसका मीनिंग समझते हैं। इस लाइन का सिंपल मतलब ये नहीं है कि रिच मैन को वाइफ चाहिए। एक्चुअली जैन ऑस्टन सोसाइटी पर साट्रे करते हैं। उस टाइम सोसाइटी में लोग रिच बैचलर्स की शादी करवाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। फैमिलीज अपनी डॉटर्स की मैरिज वेल्थी मैन से करवाना चाहती थी, इसलिए ऑथर आयरनी यूज़ करते हैं। नॉवल में मैरिज सिर्फ लव नहीं बल्कि मनी, स्टेटस और सोशल रिस्पेक्ट का भी मैटर था। ये ओपनिंग लाइन पूरे नॉवल का मेन थीम इंट्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद मिस्टर बेनेट मिस्टर बैंगली के आने की न्यूज़ सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी डॉटर्स की मैरिज हो सकती है। इस लाइन से हमें सोसाइटी की थिंकिंग और मैरिज सिस्टम दोनों समझ आते हैं। कॉन्क्लूजन। फाइनली हम कह सकते हैं कि ये ओपनिंग सेंटेंस सिर्फ नॉवल की ओपनिंग नहीं, ये पूरे नॉवल की थीम जैसे मैरिज, वेल्थ, सोशल क्लास और आयरनी को इंट्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से इंग्लिश लिटरेचर की सबसे मेमोरेबल ओपनिंग लाइन में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोइट एंड द पोएम। आंसर बहुत सिंपल है। इस पोएम के पोइट रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये पोएम टैगोर की फेमस कलेक्शन गीतांजलि से ली गई है। व्हाट इज़ मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब सेकेंड पार्ट, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है वो बैरर्स जो लोगों के रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन और नैरो थिंकिंग के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। टैगोर एक ऐसे इंडिया का सपना देखते हैं जहां लोग एक दूसरे से प्यार करें और यूनिटी के साथ रहें। उनके हिसाब से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और डिवीज़न नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द पोइट प्ली इन द अबव मेंशन्ड लाइन्स। अब थर्ड पार्ट, पोइट की प्रेयर या प्ले ये है कि इंडिया एक फ्री, एजुकेटेड और यूनाइटेड नेशन बने। लोग बिना फियर के अपनी बात कह सकें, नॉलेज सबके लिए अवेलेबल हो, ट्रुथ और ऑनेस्ट को इम्पोर्टेंस मिले और सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन और नैरो थिंकिंग के नाम पर डिवीज़न ख़त्म हो जाए। टैगोर गॉड से प्रे करते हैं कि इंडिया एक आइडल नेशन बने जहां फ्रीडम, नॉलेज और ह्यूमैनिटी हो। कॉन्क्लूजन। फाइनली हम कह सकते हैं कि ये पोएम फ्रीडम, यूनिटी, नॉलेज और ह्यूमन वैल्यूज़ को पावरफुल मैसेज देती है। इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस पैट्रियोटिक पोएम में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पटेल एंड भारती इन तारा। तारा महेश दत्तानी का फेमस प्ले है। इस प्ले में पटेल और भारती दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। दोनों का रिलेशन सोसाइटी के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को देखता है। पटेल एक प्रैक्टिकल और एजुकेटेड पर्सन है। वो लॉजिकली सोचता है और फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। दूसरी तरफ भारती इमोशनल और सेंसिटिव नेचर की कैरेक्टर है। वो ह्यूमन फीलिंग्स और रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। दोनों के बीच डिस्कशंस और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिससे ऑडियंस को अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। पटेल कभी कभी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, जबकि भारती ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। इनका रिलेशनशिप ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, लेकिन उनकी थिंकिंग अलग होने की वजह से डिफरेंसेस भी दिखते हैं। महेश दत्तानी इन कैरेक्टर्स के थ्रू सोसाइटी के इमोशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। कॉन्क्लूजन। फाइनली पटेल और भारती का रिलेशनशिप हमें सिखाता है कि हर इंसान को सोचने का तरीका अलग अलग है। दोनों कैरेक्टर्स प्ले के सोशल मैसेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ऑडियंस को ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी डिस्कस हबीबी तनवीर कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर एज अ लिविंग आर्ट।
हबीब तनवीर इंडिया के फेमस थिएटर डायरेक्टर और प्ले राइटर थे। उनका मानना था कि थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक लिविंग आर्ट है। लिविंग आर्ट का मतलब है कि थिएटर ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म होता है। हर परफॉर्मेंस थोड़ी अलग होती है। एक्टर्स और ऑडियंस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हबीब तनवीर ने फोक थिएटर और लोकल कल्चर को मॉडर्न थिएटर के साथ जोड़ा। उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में लोकल आर्टिस्ट और ट्रेडिशनल म्यूज़िक का यूज़ किया। उनके हिसाब से थिएटर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाने और लोगों को जागरूक बनाने का पावरफुल मीडियम है। इसलिए थिएटर हमेशा चेंजिंग सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता रहता है। कंक्लूजन फाइनली हबीब तनवीर कहते हैं कि थिएटर एक लिविंग आर्ट है क्योंकि ये हर परफॉर्मेंस में नया एक्सपीरियंस देता है और ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन क्रिएट करता है। Question number 4. Discuss the ending of Pride and Prejudice. How does it reflect the themes of love, marriage and social values? जैन ऑस्टन का Pride and Prejudice लव, मैरिज और सोशल क्लास पर बेस्ड नॉवल है। इसका एंडिंग बहुत सेटिस्फिकेशन और मीनिंगफुल है। नॉवल का एंड में एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी की मैरिज हो जाती है। दोनों अपनी मिस्टेक समझते हैं। एलिजाबेथ अपना प्रीजुडियस छोड़ देती है और डार्सी अपना प्राइड। जैन और बिंगली की मैरिज भी सक्सेसफुल होती है। लाइरा और विकिम की मैरिज देखती है कि बिना अंडरस्टैंडिंग के मैरिज प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। चार्लोट और मिस्टर कॉलिन की मैरिज प्रैक्टिकली रीज़न पर बेस्ड है। ऑथर डिफरेंस मैनेजर के थ्रू बताती है कि सक्सेसफुल मैरिज के लिए लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। नॉवल का एंडिंग ये भी देखता है कि इंसान चेंज हो सकता है। कंक्लूजन फाइनली नॉवल का एंडिंग बताता है कि ट्रू लव ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बेस्ड होता है। जैन ऑस्टन सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज देती है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, अकॉर्डिंग टू एन कॉल हाउ डू द कैरेक्टर एंड थीम्स इन द अर्ली इंग्लिश नॉवल रिप्रेजेंट द चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। एन कॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, एन कॉल ने एक्सप्लेन किया है कि अर्ली इंग्लिश नॉवल सिर्फ स्टोरीज नहीं थी बल्कि सोसाइटी के चेंजेस का रिफ्लेक्शन थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद सोसाइटी में मिडिल क्लास का इम्पोर्टेंट बढ़ने लगा। नॉवल एक करेक्टर ऑर्डिनरी लोग बन गए। राइटर्स ने फाइनली मैरिज को एजुकेशन, मनी और सोशल स्टेटस जैसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया। करेक्टर्स अपनी पर्सनल आइडेंटिफाई और सोशल पोजीशन के लिए स्ट्रगल करते हैं। अर्ली इंग्लिश नॉवल सोसाइटी की चेंजिंग वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। रीडर्स को रियल लाइफ सिचुएशन और ह्यूमन बिहेवियर समझने का मौका मिलता है। कंक्लूजन फाइनली एन कॉल कहते हैं कि अर्ली इंग्लिश नॉवल चेंजिंग सोसाइटी का मिरर है। इनके कैरेक्टर्स और थीम्स उस टाइम को सोशल और इकोनॉमिक चेंज को लिए क्लियर रिप्रेजेंट करते हैं। Discuss how Emily Dickinson, after great pen of formal feelings come, explore the theme of post-traumatic numbness and paralysis. Introduction, एमिली डिकिंसन की पोएम आफ्टर ग्रेट पेन ऑफ फॉर्मल फीलिंग्स कम बताती है कि जब कोई इंसान बहुत बड़ा इमोशनल पेन या ट्रॉमा फेस करता है तो उसका माइंड और बॉडी टेम्परली नम हो जाते हैं। पोएम पोस्ट ट्रॉमेटिक नमनेस और पैरालाइज को बहुत डीपली एक्सप्लेन करती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक नमनेस पोएम का मेन आइडिया ये है कि एक्सट्रीम पेन के बाद इंसान अपनी फीलिंग्स को नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके इमोशंस जैसे फ्रीज हो जाते हैं। फ्रॉइड कहती है कि फॉर्मल फीलिंग्स कम, इसका मतलब है कि पर्सन बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। ये नमनेस एक प्रोटेक्शन मैक्सिमम भी होती है जिससे पर्सन और ज़्यादा पेन फील नहीं करता। सेंस ऑफ पैरालाइज पोएम सिर्फ इमोशनल नमनेस ही नहीं, फिजिकल पैरालाइज का भी फीलिंग दिखाती है। स्पीकर्स को लगता है कि उन्हें नर्वस, हार्ट और बॉडी सब स्लो और लाइफलेस हो गई है। लाइन जैसे द नर्वस सिक सर्मिनेंस लाइक टॉम्स दिखाती है कि बॉडी बिल्कुल स्टिल हो गई है। ये एक्चुअली पैरालाइज नहीं बल्कि इमोशनल शॉक का इफेक्ट है। स्ट्रक्चर एंड टोन पोएम का टोन क्वाइट
सीरियस और रिफ्लेक्टिव है। सिंपल लैंग्वेज और शॉर्ट लाइंस रीडर को स्पीकर की लाइंस और लॉन्लीनेस फील करवाती है। इसी वजह से पोएम का इमोशनल इम्पैक्ट और भी पावरफुल हो जाता है। कॉन्क्लूजन में हमें कह सकते हैं कि इमिली डिकिंसन इस पोएम को थ्रो बताती है कि इंटेंशन पेन के बाद इंसान इमोशनली नम और मेंटली पैरालाइज्ड फील करता है। ये पोएम ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ब्यूटीफुल है, एक्सप्लेन करती है और दिखाती है कि कभी कभी साइलेंस भी पेन को एक्सप्रेस करता है। नंबर 5 का बी पार्ट, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिदम इन पोइट्री। इंट्रोडक्शन। रिदम पोइट्री का हार्ट बीट माना जाता है। जैसे म्यूजिक में बीट होती है वैसे ही पोइट्री में रिदम होता है। रिदम पोएम को ब्यूटीफुल, म्यूजिकल एंड इंटरेस्टिंग बनाता है। रिदम वर्ड्स और साउंड के रेगुलर पैटर्न से बनता है। ये रीडर को पोएम स्मूथली पढ़ने में हेल्प करता है। रिदम इमोशन को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करता है। अगर पोएम सैड है तो रिदम स्लो हो सकता है। अगर पोएम हैप्पी या एनर्जेटिक है तो रिदम फास्ट हो सकती है। रिदम पोएम को याद रखना भी इजी बनाता है। पोइट रिदम के थ्रू रीडर को अटेंशन मेंटेन करता है। रिदम मीनिंग को और इफेक्टिव बनाता है और पोएम की म्यूजिकल क्वालिटी देता है। इसलिए ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पोएम में रिदम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कॉन्क्लूजन। फाइनली हम कह सकते हैं कि रिदम पोइट्री की जान है। ये पोएम को ब्यूटीफुल, इमोशनल और मेमोरेबल बनाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस तारा एज अ मॉडर्न इंडियन ट्रेजेडी इन विच ट्रैगिक सफरिंग मिरर्स सिस्टमैटिक सोशल इनजस्टिस। इंट्रोडक्शन। तारा एक मॉडर्न इंडियन ट्रेजेडी है। ये सिर्फ एक फैमिली की स्टोरी नहीं है बल्कि इंडियन सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस को भी दिखाता है। प्ले में तारा और चंदन ट्विंस होते हैं। डॉक्टर तारा को बचाने की जगह चंदन को एडवांटेज देने की कोशिश करते हैं। ये डिसीजन फैमिली और सोसाइटी की प्रैक्टिकल थिंकिंग को शो करता है। तारा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होने के बावजूद डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। उसकी सफरिंग सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी है। महेश दत्तानी देखते हैं कि सोसाइटी लड़कियों के साथ अनइक्वल बिहेवियर करती है। इसी वजह से तारा एक मॉडर्न ट्रेजेडी बन जाती है। प्ले ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि जेंडर इक्वलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्क्लूजन। फाइनली तारा मॉडर्न इंडियन ट्रेजेडी है क्योंकि इसमें पर्सनल पेन के साथ सोशल इंडस्ट्रीज भी दिखती है। ये प्ले इक्वलिटी और ह्यूमैनिटी का पावरफुल मैसेज देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, एक्सप्लोर हाउ जे वेस्टर्न डिस्कस ऑफ द नेचर ऑफ ड्रामा कैन बी अप्लाइड टू अंडरस्टैंडिंग दत्तानी तारा। इंट्रोडक्शन है। जे.एस. वेस्टर्न कहते हैं कि ड्रामा लाइफ का रिफ्लेक्शन होता है। ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोसाइटी को समझने का मीडियम है। तारा इज़ द थ्योरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्ले में रियलिस्टिक करेक्टर है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली दिखाया गया है। डायलॉग सिंपल और मीनिंगफुल है। ऑडियंस इमोशनली करेक्टर से कनेक्ट करती हैं। ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। तारा में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और फैमिली प्रेशर में कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए जेस वैटसन की थ्योरी दत्तानी के प्ले पर परफेक्टली अप्लाई होती है। कॉन्क्लूजन। फाइनली हम कह सकते हैं कि तारा एक रियलिस्टिक सोशल ड्रामा है जो वैटसन के नेचर ऑफ ड्रामा के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अ टेक्स्ट एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस टू वन एंड मोर टेक्स्ट इन योर सिलेबस। इंट्रोडक्शन। कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट सिर्फ स्टोरी नहीं होता, उसके पीछे उस टाइम का हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर होता है। इसी बैकग्राउंड को टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है तारा। महेश दत्तानी का प्ले तारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्ले इंडियन सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पैट्रिक को देखता है। तारा और चंदन ट्विंस होते हैं लेकिन फैमिली और सोसाइटी लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी वजह से तारा के साथ इनजस्टिस होता है। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का रिलेशनशिप, अगर ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट को समझना है तभी प्ले का रियल मीनिंग समझा आएगा। ये प्ले सिर्फ एक फैमिली की स्टोरी नहीं है, ये सोसाइटी की इनक्वालिटी और जेंडर बेसिस को एक्सपोज करती है। इसी तरह लिटरेरी
सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। कंक्लूजन में हम एक कह सकते हैं कि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होते हैं। कॉन्टेक्स्ट को समझने से किसी भी लिटरेरी वर्क का मैसेज और मीनिंग और भी क्लियर हो जाता है। सो दिस वॉज टूडे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए स्टडी वर्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।